जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये 3 क्वेश्चन हैं और इसके साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट, 10 के सारे पार्ट, ये सब एक जैसे ही पार्ट हैं। ये सारे एक जैसे ही पार्ट्स हैं, तो इसकी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा और थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर हम चलेंगे आगे। थ्योरी बहुत सिंपल है। जो लेक्चर की हेडिंग होगी वो आप लगाओगे क्या भाई? कॉन्क्यूरेंसी ऑफ 3 पॉइंट्स। आई रिपीट, कॉन्क्यूरेंसी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब ये सर कॉन्क्यूरेंसी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। फॉर एग्जाम्पल पहले तो लगा लेते हैं हेडिंग कॉन्क्यूरेंसी कॉन्क्यूरेंसी ऑफ 3 लाइन्स। 3 लाइन्स का मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट लाइन्स बनाकर दिखाता हूँ। ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, नहीं ये लेक्चर करा रहा हूँ अभी, और ये हो जाएगी इसकी तीसरी लाइन। आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। पहले इस पे बात करते हैं। यस सर, ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो भाई अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी। और आसान अल्फाजों में लेट सपोज एक राउंड अबाउट या एक छोटी सी, लेट सपोज ये आपके पास वाटर पम्प चौरंगी है, मशहूर चौरंगी है भाई। उससे एक रोड इस तरीके से निकलता है, एक रोड इस तरीके से निकलेगा और एक रोड इस तरीके से निकलता है। तो आपने देखा होगा जितने भी रोड्स हैं जो वहाँ से पास आउट हो रहे हैं, सबका सेंटर पॉइंट एक ही है या नहीं? लाइन सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो कोई इतना मसला नहीं होगा। रैंडम लाइन ले लो, बस ऐसी करना कि तीनों आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट से कट करती हुई जाएंगी और सब तीनों का एक ही पॉइंट होगा इंटरसेक्ट करने का। सही है? देखिए मेरे पास ना तीनों लाइंस की इक्वेशन होगी। पहली लाइन की ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ये लाइन 1 की इक्वेशन है। ये लाइन 2 की इक्वेशन हो जाएगी और ये लाइन 3 की इक्वेशन हो जाएगी। और अगर आप लोगों को ये 3 लाइंस
ये चेक करनी हो कि आया ये तीनों लाइंस कॉन्क्यूरेंट हैं या नहीं, तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डेटरमिनेंट। डेटरमिनेंट, इसको मैं नाम दे देता हूं, केस 5 का नाम दे देता हूं। सही। सबसे पहले इन तमाम का एक डेटरमिनेंट निकाला जाएगा। A3, B3, C3। अगर, आई रिपीट, दो कंडीशन बनती हैं, अगर ये जीरो बराबर आ जाए, जीरो के मतलब दोनों कंडीशन जीरो हो जाएं, तो क्या बोलोगे? ऑल थ्री लाइंस आर कॉन्क्यूरेंट। मतलब सिंपल एंड अदर वर्ड्स, कि अगर तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो उनका डिटरमिनेंट क्या आ जाए? जीरो के बराबर आ जाए। तो पहली कंडीशन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास जो लाइन थ्री है, यानी कि तीनों लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही होंगी, तो उनका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए? जीरो। या यूं कह लें, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो तीनों लाइंस हैं वो आपस में कॉन्क्यूरेंट हैं। व्हेन जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर दोनों साइड एक दूसरे के बराबर यानी कि जीरो के बराबर नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल यूं बोला जाए कि जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो क्या बोल दोगे? ऑल थ्री लाइंस आर नॉट कॉन्क्यूरेंट, के तीनों लाइंस जो हैं वो आपके पास कॉन्क्यूरेंट नहीं हैं। यहाँ तक बात समझ में सबको आ गई है कि कॉन्करेंट होने के लिए और ना होने के लिए कंडीशन किस तरह बनानी है। देखें, अगर तीनों लाइंस का डिटरमिनेंट लिया जाए, यानी कि पहली लाइन के कोफिशिएंट, दूसरी लाइन के कोफिशिएंट और तीसरी लाइन के कोफिशिएंट, अगर ये ज़ीरो ज़ीरो के बराबर आ गया तो मतलब क्या होगा कि तीनों लाइन जो है वो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। और अगर ज़ीरो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों लाइंस जो हैं वो क्या नहीं कर रही? एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। हाँ, अब इसके बारे में आते हैं। जी भाई जनाब, जिनको प्रॉब्लम हो रहा था उनको समझ में आ गया या नहीं आया? अब अगर तीनों लाइंस कॉन्क्यूरेंट हैं तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज कंटिन्यू, के सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और तीनों लाइंस अगर आपके पास कॉन्क्यूरेंट नहीं है तो सॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा, सॉल्यूशन वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। सही है जी।
ये केस 5 की सिंपल थ्योरी थी। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ आ जाए लाइंस आर कॉन्क्यूरेंट, तो समझ जाना कि आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर इनको इस तरीके से सॉल्व करना है। मतलब कॉन्क्यूरेंट वाली कंडीशन के लिए डायरेक्ट ये वाला काम करोगे, सही। और इस जब कॉन्क्यूरेंट बोलेगा तो कुछ ना कुछ अननोन निकालने के लिए बोलेगा वो, सही है। अब चलते हैं केस 5A पर। केस 5A में क्या होगा? केस 5A, केस नंबर 5A, कि ये कह दिया कि भाई टू लाइंस टू टू लाइंस आर इंटर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, कि अगर दो लाइंस कहाँ कट कर रही हों। जी मैं बताता हूँ, कौन का सब बताऊंगा, कॉन्करेंट मालूम करने में क्या होगा, टेंशन ना लें, वेट करें। टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, तो तब भी मेरे दोस्तों आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। सर कैसे लगाएंगे ये समझाइए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायग्राम बनाई, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये लाइन 1 बनाई, ये लाइन 2 बनाई, और किसी ने ये कहा सर अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो लाइन 3 भी तो आ रही है। सर अगर सिर्फ गौर से ऑब्जर्व करें तो लाइन 3 भी तो आती है। मैंने कहा हाँ भाई सही कह रहे हो, लाइन 3 भी आ रही है। और लाइन 3 क्या होगी आपके पास? एट एक्स एक्सेस वाली बात जो होगी, ये जो एट एक्स एक्सेस है ये लाइन 3 हो जाएगी आपके पास, सही है। तो L1, L2 और L3 क्या हो जाएगी आपके पास? एक्स एक्सेस। तो आप लोग को पता है कि भाई एट एक्स एक्सिस पर y कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है सर। तो अब क्या करें सर, अगर एट एक्स एक्सिस पे y 0 हो जाएगा तो इसका, तो क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर जनरल लाइन की बात कर रहे हैं, तो टॉपिक हमारा जनरल इक्वेशन से है, तो भाई ये हो गई लाइन 1 की इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गई लाइन 1 की इक्वेशन, ये हो जाएगी लाइन 2 की इक्वेशन, और ये हो जाएगी लाइन 3 की इक्वेशन। 0x प्लस 1y प्लस 0c3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब यही होगा कि वहाँ पर जो कोफिशेंट है x का वो 0 है, और c जो आपके पास कांस्टेंट 3 है वो भी कितना है? 0। ये वाली बात जो मैंने भी हाईलाइट कर रहा हूँ जिसको, ये सभी को क्लियर है बात यहाँ तक या नहीं? x 0 क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप ईसा y इज इक्वल टू 0 पे देखो तो वहां पर x का इंटरफेरेंस है ही नहीं, और अगर x का इंटरफेरेंस नहीं है तो मैं x को कितना कंसीडर करूंगा? वहां पे 0 कंसीडर करूंगा। ठीक है जी, तो ये केस 5A आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, अब हम इसे आगे लेके चलेंगे। आगे ले जाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला इसको सॉल्व करने के लिए।
और ऐसी कंडीशंस में यू हैव टू फाइंड सम वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो फॉर्मूला A1 B1 C1 A2 B2 C2 0 1 और 0 इज इक्वल टू 0। जी बिल्कुल सही है कि हमें यहाँ पर y पता था, तो हमने बाकियों को 0 कंसीडर कर लिया। अब आते हैं जरा केस नंबर 5A पे, सॉरी 5B पर। केस 5B, L1 and L2 at या intersect at y एक्सेस। तो फॉरन से बेशतर यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस फिगर बनेगी। ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, और इनका जो सेंटर वाला पॉइंट था जहाँ पे ये एक सबको कट कर रही थी आके, वो हो गया ये। तो L1 ये हो गई, L2 ये हो गई, और L3 ये हो गई। A1x B1y plus C1 is equal to 0, A2x B2y plus C2 is equal to 0। फिर ये हो जाएगा कितना, x is equal to 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 1x प्लस 0y प्लस 0C3 इज इक्वल टू 0। ये कर लिया। अब बनाओ फॉर्मूला A1 B1 C1 A2 B2 C2, और फिर ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला 1 0 और 0 इज इक्वल्स टू 0। जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर जो है आप देखिए 19 और 20। हाँ वो उसको आप कर लें, उस तरह से कर लें या यूं कर लें, बात एक ही है, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे।